हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 जून 2019 से लेकर 5 नवंबर 2020 के बीच में आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं विथ डिटेल्स के साथ। आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 25 क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारा कुछ प्रीवियस ईयर का है और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। और ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है आईसीटी से, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एग्जाम बूस्टर के नाम से, आई होप है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आईसीटी के जितने भी मैंने पार्ट्स आपको अब तक प्रोवाइड किए हैं वो भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में अगर आपने इन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया। और इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के अब तक क्वेश्चन हो चुके हैं 2017 से इवन कह लीजिए या 2018 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके डिटेल्स के साथ सॉल्व कर लीजिए। निश्चित मानिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसके साथ ही साथ पेपर 1 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड चलिए समय को थोड़ा भी ज़ाया नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कराए हैं और इस पर टॉपिक जो ईमेल वाला है उसको भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक ईमेल भेजते समय 2CC और BCC फील्डों में विभेद करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर 2 और CC और BCC के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको सही विकल्प जो है चुनना है और अपना राइट आंसर बताना है। सबसे पहले क्या बताया गया कि 2 फील्ड में प्राप्तकर्ता BCC और CCC फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। और बी दिया गया है कि CCC, अब देखिए CCC का मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब कार्बन कॉपी होता है। आप ये शॉर्ट नेम दिया गया है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और 2 का मतलब आप सभी को पता है जिसके द्वारा मेल भेजा जाता है। तो यहाँ पर CC फील्ड में प्राप्तकर्ता 2 BCC फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। और सी ऑप्शन है कि BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता 2 और CC फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। और डी दिया गया है कि CC फील्ड में केवल प्राप्तकर्ता BCC फील्डों में ईमेल पतों को देख सकते हैं। अब इसमें राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। इतनी बार इसमें CC BCC इतना रिपीट हो गया कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक ईमेल जो है भेजते समय 2CC BCC फील्डों में विभेद करने के संबंध में, यानी कि ये जो आपका 2 दिया गया और CC दिया गया और BCC, इसमें कौन ऐसा विकल्प है जो विभेद करता है, उनको अलग करता है, उनके बारे में बताता है, वही विकल्प आपको चुनना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता 2 और CCC फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। इतना आपको याद रखना, मैं बता देता हूं आपको कि 2 वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है। अब यहाँ पर जो ये CC का जो विकल्प आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जो ईमेल भेजने वाला व्यक्ति है वही ईमेल वो चाहता है कि कई लोगों को भेजे, तो उस स्थिति में ये जो CC का विकल्प होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर भेजने वाला चाहता है कि जो ईमेल मैं CCC को भेज रहा हूँ या किसी व्यक्ति को भेज रहा हूँ वही ईमेल मैं किसी और व्यक्ति को भेजूँ, लेकिन इस CCC को पता न चल पाए, यानी जिसको वो भेज रहा है, तो उस स्थिति में BCC का इस्तेमाल होता है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको याद रखना है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देकर आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाकर, एक व्यक्ति है और वो चाहता है किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना। मान लीजिए इसको ईमेल भेजना चाहता है, लेकिन यही ईमेल वो चाहता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को भी भेजा जाए, लेकिन इस व्यक्ति को पता ना चल पाए, ये जो जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है इसको पता ना चल पाए, तो उस स्थिति में ये BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भेजने वाला है और जिसको ये BCC के थ्रू ईमेल प्राप्त होता है उसको पता चल पाता है, बाकी ये तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर नहीं पता चल पाता, इसीलिए इसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ऑप्शन सी कैसे राइट आंसर है। इसके बाद भी नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा काम ही है कि आपके डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर करूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी समूह को डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और दूसरे समूह को इसकी अनुपलब्धता से जो विषमता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी देश के पास बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास है या तकनीक उसके पास बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसा देश है जहाँ पर तकनीक का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, उनके पास तकनीकी विकास बहुत कम है। तो उस स्थिति में किस प्रकार की विषमता आपको देखने को मिल सकती है एक देश से दूसरे देश के बीच में। पहला जो ऑप्शन दिया गया कि इंटरनेट असमानता की जो है आपको असमानता देखने को मिलेगी, और बी दिया गया कि वेब असमानता देखने को मिलेगी, सी है आपका प्रौद्योगिकी असंतुलन देखने को मिलेगा, और डी है आपका डिजिटल विभाजन देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डिजिटल विभाजन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझिए, जैसे कि दो वर्ग है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। तो अमीर वर्ग चाहेगा तो गरीब वर्ग के जितने भी डेटा है वहाँ पर वो अपने मनमर्जी से जा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है अमीर की जो बस्ती है या उनके आसपास जा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, वो उनको भगा देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, एक ऐसा देश जो बहुत डेवलप है, जिनके पास तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा है और तकनीक भी ज़्यादा है, और एक ऐसा देश जहां पर तकनीक बहुत कम है, उनका तकनीकी डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, यहाँ पर डिजिटल विभाजन होता है। ये आपको याद रखना हमेशा क्या हो जाएगा, डिजिटल विभाजन, क्योंकि ये जो डेवलप कंट्री है वो जो है जो कम विकासशील जो देश है वहाँ के डेटा को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तकनीकी विकास ज़्यादा है। लेकिन जो देश गरीब है, जहाँ पर तकनीकी विकास नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उतना ज़्यादा, वो इस अमीर देश के जो डेटा है उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सब डेटा ही होता है, हर व्यक्ति का डेटा है, अलग अलग चीज़ों का डेटा होता है। तो इन डेटा को जो है ये कम तकनीक वाला जो देश है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसे आम जिंदगी में भी होता है, आप सभी को पता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और पूछा जा रहा है कि इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द यहाँ पर WI और SI दिया गया है, फिर उसके बाद से है WYG का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। देखिए पहला जो दिया गया है कि वाई यू शॉ इज वाइट नहीं है, ये वॉट यू गॉट हो जाएगा आस्क। ठीक है, फिर बी है आपका वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, और सी है वेयर यू सी इज वेयर यू गॉट, फिर उसके बाद से डी है वॉट यू सी इज वॉट यू गॉट। तो इन चारों विकल्पों में से WYSI या वाई यहाँ पर WYG जो दिया गया इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। W से आपका वॉट हो गया, U आपका हो गया यहाँ पर दिया गया है, और C आपका हो जाएगा, फिर इज आपका I से हो जाएगा, फिर W से वॉट हो जाएगा, यू गेट। तो ये इसका फुल फॉर्म आपका बन जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी HTML एडिटर में YUC इज वॉट यू गेट मोड होता है, ये आपका HTML का जो जिसमें हम वेब पेज तैयार करते हैं, तो उसमें ये एक विकल्प होता है, एक मोड होता है। ये आपको याद रखना है कौन सा, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। ठीक है, तो HTML पेज को रेंडर किया जाता है इसमें, और उसके बाद से वेब ब्राउज़र के साथ इसको देखा भी जा सकता है। अंतर केवल बस इतना होता है कि वेब डेवलपर उसी समय जो पेज है उसमें कोई अगर एरर आता है तो वो करेक्ट कर सकता है। ये आपको याद रखना है इस मोड के हिसाब से। HTML के बारे में आप सभी को पता है, HTML अगर आप जो भी वेब पेज डेवलप करते हो उनको तो काफ़ी डिटेल में पता होगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो वेबसाइट होती है, जो उनका होम पेज आप देखते हैं, उन सभी पेज को इस HTML के थ्रू जो है डिज़ाइन किया जाता है। और HTML का मतलब आप सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं। अब इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप स्टार्टिंग टाइम में
फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे निःशुल्क इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के अवधि के बाद आपको, जब ट्रायल आपका ख़त्म होता है, जैसे 15 दिन का हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, तो उसके बाद आपको उस सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है सब्सक्रिप्शन में भी हो सकता है वन टाइम पेमेंट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? पहला है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, बी है फ्रीवेयर है, सी है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और डी है शेयरवेयर है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको शुरू में 15 से 20 दिन कह लीजिए या 1 महीने के आसपास कह लीजिए फ्री में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है। यानी आप इसे फ्री में डाउनलोड करेंगे, 1 आध महीने ट्रायल पीरियड में आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल पीरियड के बाद जो है आपको इस सॉफ्टवेयर का भुगतान करना पड़ेगा। जो भी राशि होगी, जो भी चार्ज होगा, इसका शुल्क वो आपको देना होगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका ट्रायल आपको कुछ दिन के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद से आपको उसे परचेज करना होता है। या तो वो सब्सक्रिप्शन बेस होता है यानी मंथली, या तो वो आपका वन टाइम परचेजिंग होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आप बोलोगे कि नहीं हम लोग तो फ्री में यूज करते हैं, तो आप लोग क्रैक वर्जन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लीगल रूप से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है आपको इस्तेमाल करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, यहाँ पर मैं डिटेल में आपको इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन अगर अलग तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, यानी बेहतर है। ठीक है, द्रुत का मतलब फास्ट एक तरीके से कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको ये बताना है कि कौन सा कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा जो है पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दे दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस हिंदी में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा टफ लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आए हिंदी वर्ड तो आप ऊपर ही यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया होता है, आप वहाँ पर जो है इसको चेंज करके इंग्लिश कर सकते हैं, तुरंत जो है स्विच करके आप हिंदी पे आ सकते हैं। बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए तो इंग्लिश टर्म हो सके तो आपको समझ में आ जाए और वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो ये करके आप चेक कर सकते हैं जरूर। देखिए, पहला जो ऑप्शन है USB ड्राइव है, बी है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है और सी है रैम है आपका, फिर उसके बाद से डी है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा ऐसा विकल्प है इन चारों विकल्पों में से जो पहुंच की गति से या पहुंच की दृष्टि से सबसे द्रुत है या बेहतर है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका रैम है। रैम क्या होता है? ये आपका फास्ट होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में लगा रहता है और जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं तो उससे संबंधित जो डेटा होता है यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को फास्ट चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म भी मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चाहे कॉम्बिनेशन में दे दे, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करिए। तो कोई ऐसा विकल्प है जो आपका सही है, बाकी 3 ऐसे विकल्प हैं जो गलत इसमें मेंशन किए गए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दिया गया AVI का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी दिया गया एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और सी है आपका HDD क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी है और डी है आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब सही आंसर क्या है? इन चारों विकल्पों में से एक ही ऐसा विकल्प है जो सही है, उसी को आपको आंसर करना है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उबंटू का नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सब आपका गलत है। देखिए, AVI जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब होता है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव, जो है इसका फुल फॉर्म होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा। अब बाकी इसके बाद से आपका जो एक्सेल है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए,
एक्सेल एक आपकी सीट होती है जिसमें आप फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा डेटा या ऐसे भी जो चार्ट एक दिया होता है उसमें जो है आप उस चार्ट को तैयार कर सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका है सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देता तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल दिया गया है। एक्सेल क्या है कि स्प्रेड शीट है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपका ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और HDD के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जबकि यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी दिया है। क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी उसे कहते हैं जो एक सर्वर बेस्ड होता है और सारा डेटा जो है उस क्लाउड में जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो क्लाउड बेसिस होता है, जो भी आप काम करते हैं आपका डेटाबेस जो है उस क्लाउड स्टोरेज में सेव होता रहता है, आप उसे बाद में भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वो होते हैं, जबकि ये आपका होता है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया और ऑप्शन डी आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि BCD का क्या तात्पर्य है। इंग्लिश में आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BCD का क्या तात्पर्य है। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, बी है आपका बाइनरी कोडेड डिजिट होता है, और सी है बीट कोडेड डेसिमल होता है, और डी है आपका बीट कोडेड डिजिट्स होता है। तो सही आंसर क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। देख लीजिए एक क्वेश्चन हर बार अगर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक यूनिट से पेपर 1 में, और हर बार ICT वाले यूनिट से आपको एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से देखने को मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप याद रखिए, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका BCD का। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी कोडेड जो है डेसिमल होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें संपूर्ण दशमलव अंक को जो है बाइनरी में बदलने के स्थान पर उसके प्रत्येक अंक को जो है 4 बीट के बाइनरी के तुल्यांक में जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। और देखिए आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो समझता है वो 0 और 1 की भाषा को हमेशा समझता है। और मैंने आपको कोई भी डिजिट्स जैसे 72 दिया गया या आपका हो सकता है कि ये 42 हो गया, तो इसको कैसे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करें, ये भी मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सॉल्व करके बताया है। और मैंने ये भी बताया जो ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं 1 0 1 0 1, इनको कैसे आप जो है इन फिर से ये डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं उसको कराऊंगा, तो वहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि डिजिट टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद से जब बाइनरी में कोई दिया गया है तो उसको फिर कैसे कन्वर्ट करके डिजिट में, तो उसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। क्या आपका पहला ऑप्शन होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी है आपका ऑप्टिकल फाइबर, और डी है आपका VoIP। तो इन चारों विकल्पों में से आपका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका VoIP। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ शॉर्ट में, VO आपका IP ये हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके थ्रू ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, इसके थ्रू जो है आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, किसी को भी एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं इस नेटवर्क के माध्यम से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं, तो मैं डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में जाने से वीडियो लंबी भी हो जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप चाहो, लेकिन जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसे हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये अरब होगा, कौन सा अरब, जिसको इंग्लिश में बिलियन भी कहा जाता है, मिलियन बिलियन आप समझते हैं, 1 बिलियन में 10 लाख होता है,
और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूप है। यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी गई हैं मेमोरी के संदर्भ में। यहाँ पर तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूप है। पहला है 1 किलोबाइट है, बी है आपका 1 मेगाबाइट है, सी है 1 गीगाबाइट है और डी है आपका 1 टेराबाइट। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 गीगाबाइट। इसको ऐसे लिखते हैं जीबी। 1 GB डेटा आप इस्तेमाल करते हैं, 2 GB का प्लान आपके पास होगा जियो का। इस तरीके से अलग अलग नेटवर्क आपके पास प्लान होगा। तो 1 GB में जो है कितने बिलियन होता है आपका, यहाँ पर बाइट पूछा जा रहा है, ठीक है, कितने बिलियन बाइट होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 1 GB में आपका 1 बिलियन बाइट होता है। कितना होता है, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, 1 बिलियन आपका बाइट हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आपको याद रखना है यहाँ पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 किलोबाइट में यानी केबी में 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1000 बाइट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और एमबी में पूछ ले कि 1 MB में कितने जो है बाइट्स होते हैं, तो 1 मिलियन बाइट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, आज आपसे गीगाबाइट से पूछ लिएगा, कल केबी से पूछ लिया जाएगा, परसों आपसे एमबी वाला पूछ लिया जाएगा। एक ये भी फॉर्मेट आपको याद रखना है, जो 1 MB होता है उसमें 1000 KB होता है, और आपका जो 1 GB होता है उसमें कितना 1024 MB होता है। इसी प्रकार से ये यूनिट आपका आगे बढ़ते रहता है ऐसे क्रमशः, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देखिए कोई डाउट हो, नहीं समझ में आए, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा आपको अपने तरफ से भी एफर्ट करना होगा। मैं तो अपना 100% दूंगा, लेकिन परीक्षा में आपको बैठना है, आपको 110% अपना एफर्ट लगाना है, या 200% आप अपना एफर्ट लगाएंगे, तब जाकर आप बेहतर नंबरों से जो है नेट जेआरएफ को क्लियर कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलग्न यानी कि स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि किसी तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क संचरण में जो है पूर्व डाटा विलग्न, जिसको इंग्लिश में स्क्रैम्बलिंग भी जो है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। विलग्न का मतलब होता है स्क्रैम्बलिंग, उसको क्या कहा जाता है। पहला है आपका संरक्षण, जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, बी है आपका क्रमचय, जिसको परम्यूटेशन बोलते हैं, और सी है आपका अभिज्ञान, जिसको डिटेक्शन बोलते हैं, और डी है आपका कूटबद्धन, जिसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है और हेरफेर कर रही है किसी डेटा से रिलेटेड, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड, तो उस स्थिति में नेटवर्क संचरण में पूर्व डाटा विलग्न को क्या कहा जाता है, तो उसको कूटबद्धन यानी एनक्रिप्शन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, एनक्रिप्शन। क्वेश्चन पूछा गया है किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डेटा विलग्न को क्या कहा जाता है, तो इसके पूर्व जो डेटा विलग्न होता है या स्क्रैम्बलिंग होता है, इसको एनक्रिप्शन कहा जाता है। हिंदी में इसको कूटबद्धन भी कहा जाता है। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि द्विअंकीय यहाँ पर मान दिया गया है बाइनरी में 1100 का समतुल्य दशमलव कौन सा होगा। इसको कन्वर्ट करके जैसे नंबर्स में, जैसे आपसे 204 का पूछ लिया जाता है बाइनरी डिजिट्स में, ये क्या होगा, तो इसी प्रकार से ऑलरेडी आपको बाइनरी डिजिट्स में दिया गया है, और ये आपको दशमलव के समतुल्य जो है इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। ये वाला तो मैंने बताया कि 204 हो या कोई भी हो, 75 हो, तो उसको कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको जो पहले के पार्ट्स प्रोवाइड किए आईसीटी के अंतर्गत, तो उसमें मैंने कराया। लेकिन यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल से आपको करना क्या है, इसको नीचे डिनोट करना है इस तरीके से। 1 हो गया आपका, 1 हो गया, 0 हो गया आपका, फिर 1 0 है, फिर उसके बाद से 1 है, फिर 1 है, ये 0 हो गया। इतना आपको कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और सिंपली आपको 0 से इधर से स्टार्ट करना है, 1 यहाँ पर लिखना है आपको, फिर इसके बाद से 1 का डबल आपको 2 लिखना है, 2 का डबल आपको यहाँ पर 4 लिखना है, और 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, और 8 का डबल कितना होता है आपका 16 होता है, 16 का डबल कितना होता है आपका 32 होता है, 32 का डबल कितना हो जाएगा आपका 64। ऐसे दुगुना करके आपको सभी के नीचे नंबर्स को लिख लेना है। 1 से स्टार्ट करना है, 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल आपका 4 हुआ, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, ऐसे कर लेना है।
और फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो प्लस में यानी कि जो आपका एक एक नंबर यहाँ पर दिया गया है उनको आपको ऐसे सर्कल कर लेना है। जो एक नंबर के नीचे है, जीरो वाले को छोड़ देना है, उसको नहीं आपको डिनोट करना है। फिर उसके बाद से आपको सिंपली इनको जोड़ देना है। मान लीजिए 64 यहाँ पर आपका हो गया, प्लस आपका 32 हो गया, फिर प्लस आपका 4 हो गया, प्लस आपका यहाँ पर 2 हो गया। तो इनको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। जब आप इसे जोड़ते हैं इन सारे इक्वेशन को तो आपका यहाँ पर 102 निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए कितना आसान था। कोई भी डिफिकल्ट आपको लगा 204 का भी पूछे तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिजिट्स आपको बाइनरी के दे दी जाएं तो आप इसी तरीके से सिंपली अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको लगेगा पहली बार में, लेकिन जिन्होंने पहले भी सॉल्व किया होगा इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। अगर आपने नहीं भी किया है तो मैंने इतना ईजी तरीके से आपको बताया कि आप कर लेंगे। सिंपली आपको सारे डिजिट्स को ऊपर लिखने हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने राइट साइड से उल्टा इस तरह से चलते हुए आना है। ठीक है, 1 2 4 फिर उसके बाद से 8, मतलब डबल करते हुए जो संख्या आती है उसका डबल करके आगे इस तरह से लिखना है। जो संख्या आपके एक अंक के नीचे है उनको सर्कल करना है, उन्हीं को जोड़ना है। जो जीरो के नीचे उनको एकदम नहीं जोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया जाए आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरीके का मैं 10-12 क्वेश्चन एक बनाकर आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन यहाँ से बने तो आप उसको सॉल्व कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करती हैं उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इनलीगल होती हैं, अवैध होती हैं, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता जो कि चेक किया जा सके, और वो ओरिजिनल वेबसाइट होने का जो है स्वांग रचती हैं। यानी कि जो भी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट अपनी होगी ओरिजिनल, उसकी कॉपी वेबसाइट भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। तो वो ऐसा अपने आप को बनाकर रखते हैं जैसे लगेगा कि वो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको बताना है कि जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट जो है विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करती हैं उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। पहला दिया गया है स्निफिंग कहा जाता है, बी है स्पूफिंग कहा जाता है, सी है आपका बैकडोर्स कहा जाता है, और डी है आपका वॉर डायलिंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्पूफिंग कहा जाता है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो अवैध है लेकिन वो वैध होने का स्वांग करती है या वैध होने का जो है अपने आप को दिखाती है, स्वांग का मतलब उस तरीके से अपने आप को दिखाती है, और उसको किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, तो स्पूफिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी संज्ञा दी जाती है। ये आपको याद रखना है। और इसमें कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि आपके स्निफिंग है तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए किसी संचार नेटवर्क में विशिष्ट साधनों के उपयोग द्वारा अनाधिकृत तरीके से गुजरने वाले पैकेट्स की निगरानी करने तथा उन्हें उद्घटित करने से संबंधित आपका स्निफिंग होता है। और भी कई सारे यहाँ पर विकल्प हैं, जैसे कि आपका बैकडोर्स होता है, तो ये एक प्रकार का मालवेयर होता है जो किसी प्रणाली के उपयोग द्वारा सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं की अपेक्षा करते हुए सिस्टम में प्रवेश करता है। यानी कि एक तरह का वायरस है। मालवेयर के बारे में भी मैंने काफ़ी बताया। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, कोई डेटा आपका चुराता है, कोई आपके सिस्टम को ख़राब करता है। तो उनके अलग अलग स्पाईवेयर है, मालवेयर है, इस तरीके के मैंने जो प्रोग्राम होते हैं वायरस वाले उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड के किस की को उपांतरिक की संज्ञा यानी मॉडिफायर की संज्ञा जो है दी जाती है। आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, कंट्रोल है, शिफ्ट है, इंड है, अल्ट है। तो आई होप कि कंप्यूटर अगर आप चला रहे होंगे तो आपको इन की के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि ऐसी कौन सी की है जिनको दबाने के साथ जो है कुछ उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कंट्रोल के साथ ए दबा लिए, कंट्रोल के साथ एस दबा लिया, ठीक है, या तो अल्ट के साथ, तो उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है, यानी मॉडिफाई हो जाता है। जैसे सिंपल की दबाते हैं, अगर इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों में परिवर्तन दिए। तो मॉडिफायर की कौन सी है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन था, तो वो आपका है कंट्रोल के साथ आप इस्तेमाल करते हैं कोई अल्फ़ाबेट का लेटर जो की बोर्ड पे दिया गया, या शिफ्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, अल्ट का,
तो ये जो तीनों हैं ये आपके मॉडिफायर की हैं, उपांतरिक की संज्ञा इनको दी जाती है। इनसे किसी और की के साथ इनका इस्तेमाल करने से आपको बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देख लीजिए तीनों किस विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपका ABD हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल होगा। जिन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया होगा थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा, तो उनको याद रखना है कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये क्या होते हैं, मॉडिफायर की होते हैं। इनके साथ अगर किसी और की का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग कुछ विकल्प देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है, यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट है G2C वाला। इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी ICT के अंतर्गत बताया है। जी का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट होता है और सी का मतलब सिटीजन्स, ठीक है। तो ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। वो पहलू कौन से हैं? देखिए निम्नलिखित में से क्या सरकार से नागरिक G2C की और पहल है, ये आपको रहना है, ठीक है। अब बताना यहाँ पर नीचे कुछ विकल्प है जो G2C के अंतर्गत है, उसी में से अपना सही आंसर बताना है। पहला देखिए यहाँ पर दिया गया ई हेल्प है, बी है आपका ई हेल्थ है, फिर सी है ई टेंडरिंग है, डी है आपका ई फीडबैक। सही विकल्प आपको चुनना है, यानी एक से अधिक भी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो सकता है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ई हेल्प और बी जो है आपका ई हेल्थ। ये G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के बीच में जो है ये कनेक्टेड रहता है आपका। तो ई गवर्नेंस का एक पहलू जो सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है वो है ई हेल्प और ई हेल्थ। ई हेल्प के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट जो है अलग अलग पोर्टल उन्होंने बनाया, उस पोर्टल पे अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप जो है मैसेज करते हैं और आपके समस्या का निदान किया जाता है। ई हेल्थ के थ्रू जो है आप परामर्श ले सकते हैं, कोई कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। तो ये सब कुछ इंटरनेट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वेबसाइट हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये जो है G2C का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। G2C के एग्जाम्पल ई हेल्प ई हेल्थ है, बाकी ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। ई टेंडरिंग ई फीडबैक ये गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के बीच में नहीं रहता है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। तो यहाँ पर कुछ पोर्टल्स दिए गए हैं, ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज या पाठ्यक्रम आपको मिलते हैं अध्ययन करने के लिए। तो कौन कौन सा सही है इसमें? पहला देखिए दिया गया है एरिया गांव इन, ये हिंदी में इसी तरीके से एज इट इज ये क्वेश्चन आपको दिया गया था प्रीवियस ईयर में। और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस ईयर्स का है। तो ये क्वेश्चन आपका 11 नवंबर 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इसके बाद से ये इंग्लिश वाला टर्म आपको देखना है, ठीक है। areas.gov.in है आपका, फिर बी है आपका स्वयं गाँव इन। देखिए ऐसे दे दिया गया था ये नाम, जैसे पेपर में दिया गया था एज इट इज मैंने वैसे यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। और इंग्लिश वाला टर्म आपको देखना है, स्वयं gov.in हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से सी आपका दिया गया है यहाँ पर, वो है आपका मिक एस इन, यानी यहाँ पर आपका इंग्लिश में micoec.in आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद डी है NPTEL AC इन, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में आपका NPTEL.ac.in ये हो जाएगा। तो ये इंग्लिश वाले टर्म्स आपको देख लेने हैं, क्योंकि हिंदी में कभी हो सकता है जो टाइपिंग वाला होता है क्वेश्चन हो सकता है वो अंग्रेज हो, इंग्लिश में लिखता हो, तो उसको हिंदी टाइप करने के लिए दे दिया जाए तो वो थोड़ा इस तरीके से एरर या गलतियां कर देता है। उनको थोड़ा सा बेहतर जो है टाइपिस्ट को रखना चाहिए ताकि वो अच्छी हिंदी का इस्तेमाल करे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है जो सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं विद्यार्थियों के लिए, उनको समझ में नहीं आते। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आपको करना है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है जो हिंदी में आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन मिलता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन कुछ सेकंड में आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी से इंग्लिश पे चले जाएंगे। और इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी परिचित है। भले से आप अंग्रेजी के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिनका अर्थ आपको अच्छे तरीके से पता होगा और आप आंसर बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आप इंग्लिश में उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके समझते हैं। अब सही विकल्प आपको इन चारों में से बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बी हो जाएगा और डी हो जाएगा यहाँ पर स्वयं gov.in हो जाएगा। और उसके बाद से NPTEL जो है .ac.in हो जाएगा। इसके बारे में मतलब स्वयं भी एक पोर्टल है आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जाता है, जिसपे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उन कोर्सेज में इनरोल करके उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। स्वयं के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बता रखा है। और ये जो NPTEL है इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग होता है। तो ये तकनीकी जो विषय हैं या तकनीकी पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित ये पोर्टल होता है। अगर तकनीकी ज्ञान चाहिए, तकनीकी कोर्सेज, तो आप इन पोर्टल पे जा सकते हैं
और आपको डिग्री करना है, कोई कोर्स करना है, तो आप स्वयं के पोर्टल पर जाकर कोई भी कोर्स में इनरोल होके उस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो बी और डी यहाँ पर राइट है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, स्वयं के बारे में डिटेल में मैंने बताया है। NPTEL जो nptel.ac.in है, इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, स्वयं भी एक पोर्टल है जिसपे अध्ययन किया जाता है। दूरस्थ इलाकों में कोई अगर बंदा है या विद्यार्थी है, कोई भी छात्र है जहाँ पे शिक्षण संबंधी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके किसी भी कोर्स में इनरोल होकर कोर्स को कंप्लीट करता है। इवन वहाँ से सर्टिफिकेट भी ले सकता है, कुछ छोटा सा एग्जाम दे करके, जिसके पास प्रूफ होगा कि मैंने इस प्रकार का कोर्स किया। अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई करना है कोर्सेज, तो आप इस पोर्टल पे nptel.ac.in पर जा सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो सेपरेट में मैं इस पर डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कोर्स में इनरोल होना है, कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो मैं इस पर डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संक्षिप्त IAP का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं, ये AP नहीं होगा, ISP होगा। तो ISP ये आपका शॉर्ट नेम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, B है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और C दिया गया है इंटरनेट सर्वर प्रोडक्ट होता है, और D दिया गया है इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको एज इट इज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जो इसका फुल फॉर्म आपका बन जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये वे कंपनियां होती हैं जो टेलीफोन के माध्यम से आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं, जिसमें आपका BSNL भी आ जाएगा। BSNL आपको टेलीफोन के माध्यम से जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ISP दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल होता है, और ये वे कंपनियां या वे निगम कह लीजिए हो सकती हैं जो टेलीफोन के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बीट रेट क्या होता है। आपको इन चारों में से बताना है कि बीट रेट क्या है। पहला दिया गया कंप्यूटर में भंडारित बीटों की संख्या होती है। B है नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या। C है नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में प्रति घंटे में भंडारित की जाने वाली बीटों की संख्या। और D है 60 दशमलव यानी कि हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित द्विधारीय अंक होता है। तो बीट रेट आखिर एग्जैक्टली है क्या, आपको इन चारों में से ही अपना राइट आंसर जो है बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B, नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या को ही बीट रेट कहते हैं। यानी कि कितने मतलब एक सेकंड में कितने बीट्स जो है यहाँ पर संचारित किए जाते हैं नेटवर्क के द्वारा, यही आपका बीट रेट होता है, यानी बीटों की संख्या। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नेटवर्क के द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या को ही बीट रेट्स कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी के कार्य प्रणाली हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ध्वनि एवं मल्टीमीडिया को जो है डिलीवर्ड करता है, वो कौन सी प्रणाली है जो ये काम करता है। ठीक है, इंटरनेट पर जो है ध्वनि और मल्टीमीडिया को डिलीवर्ड करने का काम करता है। देखिए पहला दिया गया है TCP दिया गया है, IP है ये, फिर उसके बाद B है आपका UDP है, C आपका दिया गया VoIP है। इसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन था VoIP है, इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। तो फिर नीचे है आपका बातचीत। तो राइट आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C, VoIP आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर अगर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों को डिलीवर्ड किया जाता है तो वो प्रणाली आपकी होती है VoIP, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी जानते हुए चलते हैं। तो देखिए VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यह एक IP आधारित सेवा होती है या सर्विस होती है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ये सेवा होती है, जिसके द्वारा इंटरनेट नेटवर्क के प्रयोग से जो है वॉइस या वीडियो कॉल जो है आपका संभव हो पाता है। यानी कि जो ये आप वीडियो कॉल करते हैं बार, तो ये कैसे संभव हो पाता है ये आपको याद रखना है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि एक IP आधारित सर्विस होती है, जिसके द्वारा
हम इंटरनेट का प्रयोग करके वॉइस और वीडियो कॉल कर पाते हैं। और इस कार्य के लिए मोबाइल यंत्र पर OTT का मतलब ओवर द टॉप यानी कि एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सअप, स्काइप हो गया, डाउनलोड करने पड़ते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है तब जाकर आप वीडियो कॉल कर पाते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो होते हैं ये आपकी ध्वनि और चित्र के संकेतों को डिजिटल डेटा में बदल देते हैं, और वो भी इंटरनेट के माध्यम से, और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये आपको बता दें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी वे में मैं यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। यानी कि ये जो आपके ध्वनि और चित्र के संकेत होते हैं, इनको ही ये जो आपके एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं, व्हाट्सअप, स्काइप हो गया, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन है, तो ये क्या करते हैं, डिजिटल डेटा में बदलते हैं। ये ध्वनि और जो चित्र होते हैं इनको डिजिटल डेटा में बदलकर इंटरनेट के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये फुल फॉर्म तो आपको याद रखना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बेतार नेटवर्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बेतार नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया जो स्टेटमेंट है, नेटवर्क को विस्तृत करना सरल होता है बिना तार वाले में। बी है आपका आंकड़े तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। और सी है आपका तारयुक्त प्रणाली से अधिक विश्वसनीयता है। और डी है तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा अधिक तीव्र है। अब इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि जो बेतार नेटवर्क होता है जिसमें वाईफाई है और भी कई सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार से सही है, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा इनके संदर्भ में स्टेटमेंट्स। और इन चारों में से ये आपको राइट आंसर बताना है, A, B, C, D। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अब वो है आपका A यहाँ पर हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर B जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क को विस्तृत करना सरल है। वाईफाई के द्वारा देखिए एक टावर लगाते हैं और पूरे रेंज में नेटवर्क प्रोवाइड किया। अब तार वाले सिस्टम में क्या होता है, हर जगह केबल बिछाना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सा काम आसान है, एक तार पूरे चारों तरफ बिछाना या एक जगह एक टावर लगाना और कुछ 100 मीटर या 1 किलोमीटर दो के आसपास के एरिया को कैप्चर करना। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे बिना तार वाला सिस्टम, तो आसान है ये। बी है आपका आंकड़े तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित है। अब देखिए इसमें जो आंकड़े होते हैं ये बेतार नेटवर्क होते हैं, जो तारयुक्त प्रणाली होती है उनकी अपेक्षा कम सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जो वाईफाई वाला है जिसमें बिना तार वाला आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो हैक होने के चांसेस होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम। लेकिन तारयुक्त जो प्रणाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है ये बेतार वाले नेटवर्क के अंतर्गत। तो आई होप कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियर, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर केवल 2 ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कंप्यूटर सिस्टम के अवयव यानी कुछ पार्ट्स उनके भाग दिए गए हैं, घटक हैं, और सूची 2 में उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या करना है, हमें मैच करने का प्रयास करना है। तो सिंपली आपको वीडियो पॉज करना है और मैच करके अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए आइए इसे हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, निर्गत यंत्र यानी कि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आप किसे मिला सकते हैं। तो ये जो है आपका प्रिंटर के साथ मिल जाएगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, उसमें से आउटपुट आता है, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस नहीं होता। इनपुट में आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। फिर सेकंड आपका जो बी दिया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो किसके साथ मैच करेगा, तो वो आपका पहले के साथ मैच हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर ही पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। पूरे कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करने का ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद तीसरा है आपका भंडारण यंत्र, जिसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ जो RAM यानी कि जो रैम होता है आपका, वो क्या है, एक भंडारण डिवाइस होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है, ये आपको याद रखना। हार्ड डिस्क भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, बस अंतर इसमें कि कुछ इंटरनल स्टोरेज हैं, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज थोड़ा फास्ट होते हैं,
एक्सटर्नल के कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो रैम है वो आपका भंडारण यंत्र है, स्टोरेज डिवाइस। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो है आपका MS ऑफिस जो है, इसके अंतर्गत एक्सेल है, वर्ड है, इसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशली इनको प्रोग्राम किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे वर्ड से संबंधित आपको काम करना है तो MS वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको लिखना है, फाइनेंस से रिलेटेड है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो आप जो स्प्रेडशीट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और भी कई सारी कंपनी के, चाहे गूगल का भी सीट आता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ऐसे आपने मैच किया है, देन उसके बाद से चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सिंपली आपको जवाब ऑप्शन सी देना था। उम्मीद करता हूं कि आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MOODLE, अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं कि कब पूछा गया, तो 5 नवंबर 2020 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डिटेल्स के साथ सॉल्व करिए। ये जो मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन का लेवल होता है उस टाइप से शायद न मिल पाए, इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, पढ़ें, उसके बाद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, वो भी डिटेल में। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहला है कि मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। बी है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। सी है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लेजिस्टिव इन्वायरमेंट होता है। और डी है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लीगल इन्वायरमेंट होता है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि MOODLE का फुल फॉर्म एग्जैक्ट में होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ऐसे डिफिकल्ट फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, इजी तो पूछ ले जाएंगे कभी इस्तेमाल में, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब देखिए फुल फॉर्म तो आपको क्लियर हो गया, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। और जो इसके स्थापना जो है सन 2002 में जो है की गई थी, किसके द्वारा, मार्टिन ड्यूगियामास के द्वारा। याद रखना है नाम क्या है, मार्टिन ड्यूगियामास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य शिक्षकों और प्रशासकों एवं शिक्षार्थियों हेतु एक खुला एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य था जो टीचर्स हैं, जो प्रशासक हैं, और जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है खुला एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य था। किसका, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट का। और इसकी स्थापना किसने की थी, मार्टिन ड्यूगियामास ने कब की थी, 2002 में की थी। ये आपको याद रखना है, बाकी ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आई होप कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल की अतिरिक्त ब्राउजर विंडो जो वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलती हैं उसे क्या कहते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि एक वेबसाइट है इस प्रकार से, जब इस वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने गए या आप आर्टिकल पढ़ने गए तो छोटा छोटा पॉपअप खुल के कोई एड का आ गया, कोई कपड़े का आ गया, कुछ अलग अलग तरीके का पॉपअप आपको सामने देखने को मिल जाता है। तो यही, अब तो मैंने इसका आंसर भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये पॉपअप ही कहलाता है, स्पैम, वायरस, फिशिंग। इसमें पॉपअप आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन आपको याद रखना कि जो कॉमर्शियल के अतिरिक्त ब्राउजर विंडो होते हैं, उस पेज पे जो आपके खुल के आते हैं छोटे छोटे पॉपअप्स की तरह, उसको पॉपअप ही बोलते हैं। जो इस प्रकार के अपने आप से ही वो आ जाते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो उसको पॉपअप कहते हैं। पॉपअप फिशिंग के बारे में आप सभी को पता है। ये एक प्रकार का जैसे मछली पकड़ने के लिए हम चारा लगा के, जो कि नीचे एग्जैक्ट काटा होता है, मछली को पता नहीं था, वो चारे के पीछे जाती है, लेकिन वो उस लोहे के कील में फंस जाती है। तो सेम फिशिंग आपका ऐसे इंटरनेट की दुनिया में होता है। आपको एक चारा दिया जाता है, उस चारे के लालच में जो एग्जैक्ट जो हैकर का उद्देश्य होता है, आपका निजी डेटा हैक करना, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल हैक करना, वो फिशिंग के थ्रू कर लेता है। जिसमें अवांछित मेल हो सकते हैं, कोई ऐसा मेल भेज के आपको कहीं से लॉगिन करा के, इस तरीके से। वायरस आप सभी को पता है, वायरस जो है कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। स्पैम आपका अवांछित मैसेज होता है। तो ये चारों आपको टर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट्स वाला है। 2 कथन दिए जाते हैं, दोनों कथन को पढ़ना होता है, उसके संदर्भ में 4 विकल्प नीचे आपको मिल जाएंगे, इसी में से अपना सही आंसर आपको बताना होता है। देखिए पहला कथन क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है, गलत है, ये आपका पहले ही ऐसे ही लगता है, ये पूरा गलत है। और कथन दूसरा है कि FTP इंटरनेट उपलब्ध एक सेवा है, FTP आपका। तो अब दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छी तरीके से देख लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं की जगह है, ठीक है, इसको आप कह लीजिए ये सही है, ये नहीं आपका नहीं होगा यहाँ पर। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, इसमें प्रयोग करता है कि कंप्यूटिंग डिवाइस जो होती है वो क्लाइंट कहलाती है, जो कि एक प्रोग्राम रन करते हुए किसी अन्य कंप्यूटर से अपने लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का काम करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये नहीं की वजह से बस गलत है। बाकी ये FTP का मतलब होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, F आपका T और फिर उसके बाद से P होता है, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और ये बेसिकली इंटरनेट पे उपलब्ध एक सर्विस या सेवा है जो क्लाइंट और सर्वर के कंप्यूटर्स फाइल्स के ट्रांसफ़र हेतु आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर कथन दूसरा राइट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और बाकी कथन पहला जो है आपका गलत है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऐसा सीक्वेंस बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और सारे स्टेटमेंट्स हमें अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको समय देकर अच्छे से समझना होता है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप लापरवाह हुए, कैजुअल में इसको क्वेश्चन को लिया इजिली, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सारे स्टेटमेंट्स को इत्मीनान से पढ़िए। पहला देखिए दिया गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स उच्च गुणवत्ता का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए है। और बी है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन करता है या कनेक्ट करता है। और सी है मोबाइल फ़ोन वॉइस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना आपको राइट आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी और सी। इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्ट करता है, यानी कनेक्शन कर सकता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद से ये जो आपका होता है मोबाइल फ़ोन वॉइस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। मोबाइल फ़ोन से आप वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी बातचीत जो करते हैं आप, और जो डिजिटल मैसेजिंग होता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, और भी etc बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो है आप इस सुविधा को प्रदान आपको किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपका राइट है और बी भी राइट है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एज ए होमवर्क में रहेगा और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 2 में करा रखा है। तो आप सोच लीजिए कि वो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है, मैं बता देता हूँ, 5 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो सोच लीजिए 2019 का क्वेश्चन आपका 2020 में देखने को मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे जो एज इट इज जो है आपसे आगे चल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इग्नोर ना करें। ये बैकबोन की तरह काम करता है। आप सभी को पता है कि शरीर में अगर हमारे बोन नहीं रहेंगे तो ये जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है चमड़ी से बना हुआ, वो टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो उसका बैकबोन होता है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना, उनको एनालिसिस करना, उनको समझना, किस यूनिट से और किस टॉपिक से कहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ते हैं, ठीक है। और आप अदरवाइज किसी और लोगों की बुक पढ़ के आप सोचोगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बुक पढ़नी अच्छी बात है, अच्छे राइटर्स की बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले आपको एग्जाम का स्वरूप अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है। और कई सारे क्वेश्चन तो आपसे प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, थोड़े से शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा रखा है पार्ट 2 में। तो सही आंसर सभी जो है जवाब देने का प्रयास करें और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया।
क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज के इस वीडियो में हम आईसीटी के पार्ट 3 के अंतर्गत 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने 24 क्वेश्चन आपको कवर कराए और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो का सेशन कैसा रहा आप सभी के लिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में भी आप फीडबैक दीजिए। कुछ कमी लगती है, कुछ समझ में नहीं आता तो उसके बारे में भी जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप मुझे एक लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन हमें मिलता है, एक एनर्जी कह लीजिए, एक ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा के साथ जो है हम ये काम कर पाते हैं। जैसा आप क्वेश्चन देख पाते हैं, इस तरीके से आपके पेपर में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन टाइप करके आपको नहीं मिलते हैं, स्क्रॉल करके आपको पूरा क्वेश्चन देखना होता है, उसके बाद से आप आंसर दे पाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जो है इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि एक ही स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आपको दिखे, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो कि नीचे स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। तो ये जो है थोड़ा सा एनटीए को देखना पड़ेगा कि अच्छे से क्वेश्चन को कोशिश करें कि वो एक ही स्क्रीन पे, यानी एक ही बार डिस्प्ले पे उसका विकल्प हो गया और उस क्वेश्चन वो सारा सो हो, ताकि विद्यार्थियों को असुविधा न हो। ये इससे काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को आसानी होगी। बार बार स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे करने में काफ़ी ज़्यादा समय भी जाता है और क्वेश्चन कभी गलत भी हो जाते हैं, गलती से ऊपर नीचे 4 बार करते करते। तो ये थोड़ी सी एक बड़ी समस्या होती है छात्रों के लिए इस पेपर्स में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी के लिए अच्छा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को जो है आपको शेयर कर देना है, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ये बेल आइकन का बटन जो है उसे आपको प्रेस कर लेना, ताकि इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ निश्चित रूप से आपको इस चैनल से लाभ मिलेगा, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से हेल्प की जाए, वो भी निस्वार्थ भाव से। आप सभी को पता है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बस आपके लक्ष्य को जो है हासिल करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है करने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप ही को लाभ मिलेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।